अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि आप ये देखें कि आपके प्रोजेक्ट में किस किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद मैनेजमेंट एक्टिविटी ये है कि आप कोई प्लान बनाएं ताकि या तो आप उस इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है, या फिर आप उसको टोटली अवॉइड कर सकें। ठीक है। तो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क, देन आप उसकी ऐसी प्लानिंग करें कि या तो वो रिस्क टोटली अवॉइड हो जाए या फिर उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। तो मेनली हमारे पास जो रिस्क की टाइप्स हैं उसमें हमारे पास नंबर वन जो टाइप है वो है प्रोजेक्ट रिस्क, देन नंबर टू इज प्रोडक्ट रिस्क एंड नंबर थ्री इज बिजनेस रिस्क। ऐसे रिस्क जो आपके नंबर वन स्केड्यूल एंड नंबर टू रिसोर्सेज पे इफेक्ट डालें, वो प्रोजेक्ट रिस्क है। और ऐसे रिस्क जो आपकी क्वालिटी या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालें, वो प्रोडक्ट रिस्क है। और ऐसे रिस्क जिसका इम्पैक्ट आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़े, वो बिजनेस रिस्क है। कि जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली आपको ये याद होना चाहिए, हर वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब कोई रिस्क स्केड्यूल या रिसोर्स पे इम्पैक्ट डालेगा तो वो प्रोजेक्ट रिस्क है। अच्छा, स्केड्यूल का तो मतलब आपको पता है कि इसका मतलब है टाइम, टाइम मीट नहीं हो रहा। लेकिन व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? रिसोर्स हर वो चीज है जो आपके प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही है। फॉर इंस्टेंस, हर वो शख्स, भले वो स्टेक होल्डर क्यों ना, रिसोर्स है। ठीक है। आपके पास टाइम भी एक तरह की रिसोर्स है, आपके पास कॉस्ट रिसोर्स है। हर वो हार्डवेयर जो आपने सॉफ्टवेयर के लिए यूज करें, आपकी रिसोर्स है। हर वो सॉफ्टवेयर जिसको यूज करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं, वो रिसोर्स है। ठीक है। तो इन चीजों में से किसी भी चीज को जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं और जब आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो इस तरह के रिस्क को आप क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट रिस्क। जब क्वालिटी पे रिस्क आएगा, जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा होगा, तो वो रिस्क है प्रोडक्ट रिस्क। या जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है, ऐसी कंडीशन आने के चांसेस हैं जिससे आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, ठीक है, इफेक्टिवली आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वो रिस्क प्रोडक्ट रिस्क है। कोई ऐसा रिस्क जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा लॉस आ जाए जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है डिले हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाए, तो वो बिजनेस रिस्क है। ठीक है। we're going to discuss some examples after this, तो फिर बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको चीजें। ठीक है, अभी डोंट टेक टेंशन। राइट। तो इन मोर सिंपल वर्ड्स, a risk is a probability that some adverse circumstance will occur। ठीक है। रिस्क बेसिकली होती क्या है? चांस होता है कि कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाएगा जो आपके लिए, आई मीन आपके प्रोजेक्ट, आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो लेट्स क्लियर दिस ऑल। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, वी हैव सॉफ्टवेयर रिस्क। तो हमारे पास अभी तक मैंने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट के रिस्क किस तरह के होते हैं। प्रोजेक्ट पे रिस्क कब आता है? प्रोजेक्ट रिस्क का मैंने क्या दो बातें बताई कि या तो आपका स्केड्यूल कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो या रिसोर्स। ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ इसके एग्जांपल्स में, अगर मेरे पास एक रिस्क है स्टाफ टर्नओवर, मींस कि जो मेरा एक्सपीरियंस स्टाफ है वो प्रोजेक्ट को खत्म होने से पहले छोड़ के चला जाता है। ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट रिस्क है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स, मेरा स्टाफ मेरी रिसोर्स है, रिसोर्स पे रिस्क आने का खतरा है, तो रिसोर्स का रिस्क इज प्रोजेक्ट रिस्क। मैनेजमेंट चेंज हो जाए, मींस जो आपके प्रोजेक्ट की हायर लेवल मैनेजमेंट थी जो सब कुछ डिसाइड कर रही थी, अब जब वो मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी और नई मैनेजमेंट आएगी, तो न्यू मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज अलग होंगी। वो उन प्रोजेक्ट को ज्यादा फोकस करेगी जो पहले उसके अंडर में थे। ठीक है। तो ये कैसा रिस्क है? ये भी एक रिसोर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। मैनेजमेंट चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, रिसोर्स है लोग हमारी प्रोजेक्ट की, तो ये भी एक प्रोजेक्ट रिस्क है। हार्डवेयर अनअवेलेबिलिटी। ठीक है ना? अब देखें, अब आपको वजह समझ आ रही होगी कि मैंने रिसोर्स के वर्ड को इलेबोरेट क्यों किया था। कि रिसोर्स का मतलब सिर्फ लोग नहीं है, रिसोर्स का मतलब हर वो चीज है जो हमारे प्रोडक्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही है। इसमें टाइम भी आता है, इसमें कॉस्ट भी आती है, इसमें हर वो सॉफ्टवेयर भी आता है जो आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए यूज करें, इसमें हर वो हार्डवेयर आता है जिसको आप यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? देखें, जब आपका हार्डवेयर अनअवेलेबल है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपके पास हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है, वो इसेंशियल हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या होगा? हार्डवेयर को मंगाना पड़ेगा। हार्डवेयर को मंगाएंगे तो उसमें क्या आएगा? डिले आ जाएगा। ठीक है। तो आप अपने स्केड्यूल से थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे रह जाएंगे।
ठीक है, और टाइम आगे निकल जाएगा। तो ये इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? रिसोर्स पे पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें ना सिर्फ स्केड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें रिसोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल नहीं है जिसको मंगाने में आपको टाइम लग रहा है। तो ये भी क्या है? प्रोजेक्ट रिस्क है। अच्छा, अब कस्टमर जब अचानक से रिक्वायरमेंट चेंज कर देता है, रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है, ठीक है ना, देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट्स देन एंटिसिपेटेड। आपका अंदाजा था यूजर 2-3 रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देगा, लेकिन यूजर ने कोई 10-12 रिक्वायरमेंट चेंज करने के लिए कह दिया। अब यूजर के लिए रिक्वायरमेंट्स चेंज करना कोई ऐसा मसला नहीं है, उसको सिंपल सा लगता है, लेकिन आपको पता है कि टास्क एक्टिविटीज किस तरह से डिपेंडेंट होती है, और डिपेंडेंसी की वजह से आपके स्केड्यूल में कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो आपने देखी कि जब रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो मेरे पास स्केड्यूल मीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपको इतना ज्यादा डिले भी नहीं देना और वो काम भी परफॉर्म करके देना है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हार्ड उतने ही हार्डवेयर में आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट्स करनी है। ठीक है, तो हो सकता है एफिशिएंसी कम हो जाए। तो ये इम्पैक्ट क्वालिटी पर भी पड़ रहा है, और ये इम्पैक्ट रिसोर्स पर भी, सॉरी, ये इम्पैक्ट टाइम पर भी पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्ट रिस्क भी है और ये प्रोडक्ट रिस्क भी है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिकेशन डिलेज। स्पेसिफिकेशन ऑफ essential interfaces आर नॉट अवेलेबल ऑन schedule। आपके जो भी इसेंशियल इंटरफेसेस हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस कि उनको किस तरह से डिजाइन करना है, वो टाइम पे आपके पास नहीं है। तो एक तो ये इससे आपकी स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया, मतलब प्रोजेक्ट लॉस तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आपकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रिसोर्सेज को या तो फिर अज्यूम करेंगे या फिर अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कस्टमर उतना सेटिस्फाई ना हो जितना तब सेटिस्फाई हो जब आपके पास हर स्पेसिफिकेशन क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ भी ये दोनों तरह के इफेक्ट आ गए, प्रोजेक्ट भी और प्रोडक्ट भी, दोनों टाइप ऑफ रिस्क इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। साइज अंडर एस्टिमेट। ऐसा होता है कई दफा कि जब आप क्लोजली फॉलो नहीं करते इन चीजों को, कि एक्टिविटीज ऐसी नहीं है कि एक्टिविटी 1 को 2 डेज लग रहे हैं और एक्टिविटी 2 को 10 डेज लग रहे हैं और एक्टिविटी 3 को 5 डेज लग रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके पास 10 + 5 15 + 2 17 70 डेज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक्टिविटी नंबर 3 डिपेंडेंट हो एक्टिविटी नंबर 2 पे। जब तक इसके 10 डेज कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक इसका 1 डे स्टार्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को मैं 200 लाइंस ऑफ कोड में कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक फंक्शन जो आप बहुत सिंपल कंसीडर कर रहे होते हैं वो बहुत लेंथी हो जाता है, और उससे लाइंस ऑफ कोड इतने भर जाते हैं कि साइज अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। आप 2 के एलओसी साइज साइज अज्यूम कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल साइज जो प्रोडक्ट का बनता है वो होता है 800 लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, तो यहाँ क्या मसला आता है? जब साइज आप अंडर एस्टिमेट कर देते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही होती जितनी 800 में होंगी। ठीक है ना, लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्ट रेडी होती है तो वो 800 के एलओसी के लिए होती है। जिसको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, जिसको नेटवर्क पे स्पेस ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? नंबर 1, आपके नेटवर्क में क्या बढ़ जाएगा? ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। नंबर 2, जब आप साइज आपके पास अंडर एस्टिमेट हो गया है तो आपको 200 के एलओसी को लिखने में फॉर इंस्टेंस 2 मंथ्स लग रहे हैं, लेकिन K100 एलओसी का कोड डिजाइन करने में आपको 5 मंथ्स लग रहे हैं। तो ये स्केड्यूल भी मीट नहीं हो पाएगा। तो ये क्वालिटी पे भी इफेक्ट आ रहा है इसका, और इसका इफेक्ट आपके टाइम पर भी आ रहा है, आपके स्केड्यूल पे भी आ रहा है। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट रिस्क भी है और ये प्रोडक्ट रिस्क भी है। अनदर वन इज केस टूल अंडर परफॉर्मेंस। अच्छा, केस टूल अंडर परफॉर्मेंस डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट करता है आपकी क्वालिटी को। केस टूल्स क्या होते हैं? हर वो सॉफ्टवेयर्स जो आप यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें MS ऑफिस भी इंक्लूडेड हो सकता है, इसमें विजुअल स्टूडियो भी इंक्लूडेड है, इसमें रैशनल रोज भी इंक्लूडेड है, इसमें विजियो भी इंक्लूडेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमें लगता है कि ये ऐसे काम करेंगे, लेकिन वो कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, उन चीज़ों को जब ये सपोर्ट नहीं करते तो अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती है। दिस इज वाई इट इज नोन एज प्रोडक्ट रिस्क। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ये एक, अब टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप नोकिया की हिस्ट्री पढ़ें तो नोकिया वालों ने शेक हैंड नहीं करा था
और वो अपने जो है स्मार्टफोन जो उनके थे विंडोज फोन्स उसी पे स्टक रहे थे। और वो चाहते तो एंड्रॉइड के साथ बहुत आसानी से, जब उनके पास ऑफर थी शेक हैंड कर सकते थे, बट दे शो रिजिडनेस। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो आप हिस्ट्री देखें इसकी, क्या हुआ कि किस तरह से नोकिया का डाउनफॉल आया और नोकिया ने ये सब फेस करा। क्यों करा? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। सब लोगों ने किसको अडॉप्ट कर लिया? सब लोगों ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत इजी था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा था। ठीक है ना, एक इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन आपने अगर कभी नोकिया का विंडोज फोन यूज करा हो, तो इट इज नॉट इजी, उसमें चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक फीचर्स के मल्टीपल इतने फीचर्स हैं कि उसको एक्सप्लोर करना बहुत टफ हो जाता है, कभी कभी, कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है। बट नोकिया स्टक विद इट ना, और टेक्नोलॉजी के साथ उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी टेक्नोलॉजी पे स्टक रहा। तो फिर नुकसान में रहा। ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो उसका इफेक्ट जो पड़ता है वो आपके बिजनेस से पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है बिजनेस रिस्क की, जो क्या है, कंप्लीटेड प्रोडक्ट इज मार्केटेड बिफोर द सिस्टम इज कंप्लीटेड। अच्छा, इसके एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में कोई 80 फंक्शंस हैं, और आपको ये प्रोडक्ट 5 दिसंबर को लॉन्च करनी है इस पूरी फंक्शनैलिटीज के साथ। अब क्या होता है, मार्केट में आपको, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि मार्केट में 78 फंक्शंस हमारे जैसे, बिल्कुल हमारी अगर 80 फंक्शनैलिटीज हैं तो इसके 78 नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज के साथ बिल्कुल हमारे जैसा आइडिया मार्केट में 1 दिसंबर को पिच होने वाला है। इसकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है कि 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर कर लें, 2 दिसंबर को पिच होने वाला है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि 2 दिसंबर तक मैं 80 फंक्शनैलिटीज तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं 2 दिसंबर से पहले अपना आइडिया लॉन्च नहीं करूंगा, और मैं अपने ही टाइम पे भले पूरी फंक्शनैलिटीज के साथ अपना आइडिया लॉन्च करूं, लेकिन मार्केट में बिल्कुल मेरे जैसी प्रोडक्ट आ चुकी होगी, तो मुझ पे इतने हिट्स नहीं आएंगे जितने पहले इस प्रोडक्ट पे आ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा आइडिया पुराना हो चुका होगा। ठीक है ना, मार्केट में जो असल वैल्यू होती है वो आइडिया की होती है, कि आइडिया कितना इनोवेटिव है। तो आप करेंगे कि, ये करेंगे आप कि आप कहेंगे दफा करो इन 80 फंक्शनैलिटीज को, मैं जस्ट 74 फंक्शनैलिटीज जो अब तक मैंने अचीव कर लिए इनकी टेस्टिंग करता हूँ, इनको इंटीग्रेट करता हूँ और मार्केट में लॉन्च कर देता हूँ बीटा वर्जन बिफोर 2 दिसंबर। हम 1 दिसंबर को लॉन्च कर रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि आपके मार्केट में कंपटीशन होता है, आपके मार्केट में उसी प्रोडक्ट पे ज्यादा हिट्स आते हैं, उसी प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करा जाता है, जो बिल्कुल नई होती है, जो आइडिया बिल्कुल नया होता है। ठीक है। तो अगर आप बाद में हिट करेंगे मार्केट को, तो फिर आपका आइडिया नया नहीं होगा और ज्यादा लोग उसके अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि नया नया बिल्कुल वैसे ही आइडिया मार्केट में आएगा। तो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन। और इसकी स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस करी कि आपको क्या करना चाहिए, और रिस्क होता क्या है कि आपकी प्रोडक्ट फिर उस तरह से बिजनेस नहीं कर पाएगी अगर आप लेट कंपटीशन में लेट एंटर होंगे, रादर देन आप कंपटीशन को जीत जाए। ठीक है, और दूसरे के लिए रिस्क बना दें। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। लेट मी मूव फॉरवर्ड। There are some software risks. So let's start with the risk management process. Risk management process में हमारे पास mainly 4 steps हैं. Number 1 is risk identification, number 2 is risk analysis, number 3 is risk planning, and number 4 is risk monitoring. Risk identification में क्या होता है? Risk identification में आप identify करते हैं कि अभी जो आपका रिस्क है वो प्रोजेक्ट रिस्क है, प्रोडक्ट रिस्क है, या बिजनेस रिस्क है। आपके पास डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी रिस्क हो गया, पीपल रिस्क हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हो गया, रिक्वायरमेंट्स रिस्क, एस्टिमेशन रिस्क। अब आप कहेंगे तो बस नाम है, ये होते कैसे हैं? तो ये भी देख लेते हैं। देखें, टेक्नोलॉजी रिस्क क्या होता है। टेक्नोलॉजी में पॉसिबल रिस्क तब आता है जब जो आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं ना अपने सिस्टम में, वो उतनी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म ना कर सकें जितनी आपने एक्सपेक्ट की थी। ठीक है। या फिर एक और रिस्क ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जो आप रीयूज कर रहे हैं उसमें डिफेक्ट हो, या उनकी फंक्शनैलिटी लिमिट हो रही हो। लेकिन जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके कुछ फंक्शंस हम कहीं से यूज कर लेते हैं। कोई प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उसी तरह की फंक्शनैलिटी यूज हो रही होती है और वो हम यूज कर लेते हैं। अब हो सकता है वो डिफेक्टेड हो। अब आप कहेंगे सॉफ्टवेयर में किस बात का डिफेक्ट, वो तो जस्ट कॉल ही तो कराना होता है। डिफेक्ट इस तरह का, इसकी मैं आपको खुद एग्जांपल एक दूं तो कुछ दिन पहले हम एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहे थे। उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए हम एक छोटा सा प्री बिल्ड फंक्शन किसी हमारा एक पहले से बिल्ट सॉफ्टवेयर था, वहां से हम जस्ट कॉल करवा रहे थे, हमें पता था सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो इसके सारे फंक्शंस भी बिल्कुल सही काम कर रहे होंगे। हुआ क्या, जब हमने इंटीग्रेट करा तो हमारे नेटवर्क पे उस सॉफ्टवेयर के थ्रू या उस सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू
डेटा आगे नेटवर्क पे नहीं जा रहा जिसको हमने कहीं से यूज करा था। अब हमें पता है कि वहां बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा। और इंटीग्रेशन भी हमने बिल्कुल सही किया, बार बार हम कोड देख रहे हैं, बार बार कोड देख रहे हैं कि यार ये क्यों क्यों नहीं हो रहा, ये कोड भी बिल्कुल सही है, इंटीग्रेशन भी बिल्कुल सही है, जगह भी बिल्कुल सही है जहाँ में हमने ये कोड जो है यूटिलाइज करा है, फिर भी नहीं हो रहा। फिर बहुत चेक करने के बाद पता चला कि जो कंपोनेंट हम रीयूज कर रहे थे उस कंपोनेंट में जो आईपी डली हुई है वो पुराने वाले नेटवर्क की डली हुई है। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि जब आप किसी चीज को रीयूज कर रहे हो तो उसको पूरे तरीके से देखें, सिर्फ कोडिंग नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वी जस्ट ऑप्ट फॉर चेंजिंग द आईपी ऑफ आवर ओन नेटवर्क जो हम करंटली यूज कर रहे थे, एंड इट इज गोइंग टू बी वर्क फाइन। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस से आता है। दुनिया में जो हाईली पेड जॉब्स अब हैं रिस्क मैनेजर्स की, वो इसीलिए हैं कि वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है कि ये सिनेरियोज पॉसिबल हैं जो कि प्रैक्टिस से आते हैं। ठीक है ना, तो हाईली पेड जॉब्स रिस्क मैनेजर्स की इसी वजह से होती हैं कि एक तो जो उनको जॉब मिलती है ना वो उनकी एक्सपीरियंस की बेसिस पे मिलती है, दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जब वो पहले से देखते हुए चलते हैं, और उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, उससे आपका प्रोजेक्ट अल्टीमेटली डिले नहीं होता और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। ठीक है, देन पीपल रिस्क, इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रूट स्टाफ विद स्किल्स रिक्वायर्ड। ठीक है ना, ये इम्पॉसिबल होता है कि जिस तरह के हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हर बंदा हम अपनी कंपनी में वैसे ही हायर कर लें जो उसमें एक्सपर्ट हो। राइट, एक और पीपल रिस्क ये है कि जो हमारा की स्टाफ है जिसको मेन प्रोजेक्ट का आइडिया पता है, वो ऐसे टाइम पे बीमार हो जाए जब हमें प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है एक्चुअली। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, बट जो ट्रेनिंग हम उनको देना चाह रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, वो कोई देने में इंटरेस्टेड नहीं है, या हम स्केड्यूल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हम अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं कर पा रहे होते हैं। हो सकता है जिस बंदे से हम ट्रेन करना चाह रहे हैं हमारा स्टाफ को उसकी बात समझ ना आ रही हो, तो ये भी एक तरह का रिस्क है, फैक्टर है। The organization is restructured so that different management are responsible for the project. It's organizational risk. कैसे कि जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रीस्ट्रक्चर हो जाए और दूसरे मैनेजर्स आके बैठ जाएं जिनको आपके प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं पता हो, तो वो आपके प्रोजेक्ट को वैसे लेके नहीं चलेंगे जैसे पुरानी मैनेजमेंट लेके चल रही थी। ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फोर्स रिडक्शन इन द प्रोजेक्ट बजट। ये भी होता है कि प्रोजेक्ट का एक बजट है और वो बजट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं है। ये बहुत कम होता है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट उठाते हो तो आप देख लेते हो कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतना बजट भी है या नहीं, अनलेस और अनटिल ऑर्गेनाइजेशन का अचानक किसी भी चीज पर दिवालिया ना हो जाए। Tools, the code generated by case tools is inefficient. Case tools cannot be integrated. ठीक है ना, कोई ऐसा केस टूल आप यूज कर रहे हैं, आपने पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन कर लिया लेकिन केस टूल ऐसा है डिफरेंट डिफरेंट जो आपस में कंपैटिबल नहीं है, वो आपस में दूसरे के साथ इंटीग्रेट ही ना हो रहे हो, तो आपका प्रोजेक्ट गया। फिर आपको फिर से ऐसे टेस्ट टूल्स चेक करने पड़ेंगे कि भाई मैं हर उस सॉफ्टवेयर को यूज करूं जो आपस में इंटीग्रेट हो सकता हो, जिनके कंपैटिबिलिटी इश्यूज ना हो। रिक्वायरमेंट्स, changes to requirement that require major design rework as proposed. अच्छा, ये होता है कभी कभी जो रिवर्क प्रपोज किया होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है, आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते जब आप फीडबैक लेने जाते हैं, और वो कोई ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से आपको फिर से रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ जाती है। और उससे भी बड़ा मसला तब होता है कि जब आप चेंज रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर कहता है मेरे तो दिमाग में ये नहीं था जो आप करके लाए, ये तो आपने क्या कर दिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है ना, जब कस्टमर चेंज होने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होता तो ये एक इससे और मजीद डिले आ जाता है। Okay, another is estimation. The time required to develop the software is underestimated. ठीक है ना, ये वही वाली बात है कि आपने साइज ऑफ कोड आपने कम ले लिया या आपने टाइम कम ले लिया। द रेट ऑफ डिफेक्ट रिपेयर इज अंडर एस्टिमेटेड या द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज अंडर एस्टिमेटेड। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिनको अगर आप अंडर एस्टिमेट कर लो तो जाहिर है आपने टाइम दिया हुआ है कि 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा और लग आपको 5 मंथ्स है। तो इन चीजों को बड़ा इंटेलिजेंटली देखना पड़ता है, इन सारे रिस्क को नजरों में रखते हुए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव, आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन देख ली, देन वी हैव रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस क्या होता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन में तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क है क्या, क्या रिस्क आने के चांसेस हैं, किस तरह का रिस्क आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन पे रिस्क आ सकता है, पीपल का रिस्क आ सकता है, मेरे प्रोजेक्ट में किस तरह का रिस्क आ सकता है। रिस्क एनालिसिस में आप ये देखते हैं कि जो रिस्क मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ
उसके आने के चांसेस कितने कि ये रिस्क आएगा, 80% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं, या 0% चांसेस है, ये रिस्क तो मेरे इस प्रोजेक्ट में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस में आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क आने के चांसेस क्या हैं और किस तरह की सिचुएशन में ये रिस्क आ सकता है। ठीक है, इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक तो आपके पास रिस्क यह है कि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाए और जिससे प्रोजेक्ट का बजट में कमी आ जाए। अब इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के आपके पास बजट ही प्रेजेंट नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, बट इसका इफेक्ट कैटास्ट्रॉफिक है। कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट क्या होता है? कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट को अगर बहुत सिंपल उर्दू में कहूँ तो इसका मतलब होता है नाकाबिले तलाफी, जिसका कोई हल ही ना हो। ठीक है, जैसे कि किसी ने मुझे एग्जांपल दी थी कि क्या बिल्डिंग का गिर जाना कैटास्ट्रॉफिक लॉस है? तो ये कैटास्ट्रॉफिक लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, आपके सर्वर्स कहीं और पड़े हुए हैं जहां आपका सारा डाटा उन सर्वर्स पे स्टोर है, तो वहां से आप अपना डाटा फिर से ट्रैक कर लेंगे, आपका प्रोजेक्ट सिक्योर रहेगा। क्यों? क्योंकि सारा डाटा किसी और सर्वर पे। लेकिन अगर बिल्डिंग गिरी और उस बिल्डिंग में ही सर्वर्स प्रेजेंट हैं, सर्वर किसी और एक्सटर्नल जगह पे नहीं है, तो फिर वो लॉस कैटास्ट्रॉफिक हो। क्यों? क्योंकि डाटा रिकवरेबल नहीं है। डाटा का पूरे तरीके से लॉस हो जाना इस कैटास्ट्रॉफिक लॉस। बिल्डिंग तो आप फिर से खड़ी कर सकते हैं, वो तो एक हार्डवेयर चीज है, लेकिन उसको आप फिर से बना सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा लॉस हो जाना जो काबिले तलाफी ना हो, जो ना काबिले तलाफी हो, वो कैटास्ट्रॉफिक लॉस है। ठीक है, सो इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रूट स्टाफ विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, हर स्टाफ का हर मेंबर हाईली स्किल्ड नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब अगर आप हर बंदे को ऐसा हायर कर लेंगे जिसमें से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका इफेक्ट कैटास्ट्रॉफिक पड़ेगा, राइट। की स्टाफ आर इल एट क्रिटिकल टाइम्स, इसकी प्रोबेबिलिटी मॉडरेट होती है, ऐसा हो सकता है, मगर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सीरियस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जब कोई अच्छे से आपके प्रोजेक्ट को प्रेजेंट नहीं करेगा तो कस्टमर सेटिस्फाई भी नहीं होगा और वो नहीं लेगा आपका प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट शुड बी रीयूज कंटेन डिफेक्ट्स विद लिमिट देयर फंक्शनैलिटी। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ कि ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हम रीयूज करते हैं उनकी फंक्शनैलिटी हो सकता है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपके सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट होने के बाद आपकी फंक्शनैलिटी को लिमिट कर दे। इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है। क्या प्रोबेबिलिटी होती है? मॉडरेट प्रोबेबिलिटी होती है, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो सीरियस होता है, राइट। तो चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स दैट रिक्वायर मेजर डिजाइन रीवर्क आर प्रपोज्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है? इसकी प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है के रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं कभी कभी कस्टमर्स। लेकिन अगर आप कस्टमर को इंटेलिजेंटली मैनेज ना करें और सारी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे कस्टमर कह रहा है वो चेंज ही करते जाएं और कस्टमर्स को समझाएं ना कि इस तरह की रिक्वायरमेंट चेंज करना इतना आसान नहीं है, तो इसका इफेक्ट सीरियस होता है। ठीक है, ये और क्लियर होगा जब हम इसके प्लान्स पे आएंगे कि कैसे प्लान करना है इस तरह की चीज़ों को जिसका इफेक्ट सीरियस पड़ सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन इज रीस्ट्रक्चर्ड सो दैट डिफरेंट मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये होता है अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि मैनेजमेंट चेंज हो जाती है क्योंकि कुछ हायर मैनेजमेंट के लोग छोड़ देते हैं तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है बट इसका इफेक्ट सीरियस होता है। अब द थिंग इज काफी सारी चीजें आप देख रहे हैं कि कैटास्ट्रॉफिक या सीरियस हैं, तो इसके ऑब्वियसली प्लान्स होते हैं जिसके इसके इफेक्ट को कैटास्ट्रॉफिक से आप लो पे ला सकते हैं और सीरियस से वेरी लो पे ला सकते हैं। वो प्लान्स हम देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, एक रिस्क ये है कि जब आपका डेटाबेस जो आप यूज कर रहे हैं वो इतनी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस ही ना कर सके जितनी आपने एक्सपेक्ट की थी। इसकी प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है, लेकिन अगर ये मसला हो जाए तो आपका इफेक्ट सीरियस पड़ेगा फिर सॉफ्टवेयर पे इस बात का। ठीक है, तो वेरी इंटेलिजेंटली आपको पहले डेटाबेस देखना पड़ता है कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर इस तरह का है, इतनी नेटवर्क यूटिलाइजेशन है, इतना ज्यादा डाटा मेरे पास आ रहा है, तो क्या डेटाबेस इतनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर भी सकता है या नहीं। ठीक है, प्लान हम देखेंगे इसके। द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज अंडर एस्टिमेटेड। हो जाता है ऐसा, बहुत दफा हो जाता है कि आप कुछ सोचते हो और सॉफ्टवेयर उससे बहुत आगे जा रहा होता है उसका डोमेन, लेकिन इसका इफेक्ट सीरियस पड़ता है। लेकिन आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं आगे जाके जब आप प्लान्स करेंगे। ठीक है, केस टूल्स कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अक्सर ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि केस टूल्स इंटीग्रेट हो जाएंगे, बट कोई ना कोई चीजें, कोई ना कोई फीचर आके डिस्टर्ब कर देता है चीजों को। बट इसका इफेक्ट टॉलरेबल है क्योंकि आप केस टूल्स को रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। कस्टमर्स फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट चेंज। अक्सर ये होता है, ओके, बट कस्टमर्स फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट चेंजेस। इसकी प्रोबेबिलिटी तो मॉडरेट है और इसका इफेक्ट टॉलरेबल होता है।
रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर स्टाफ इज नॉट अवेलेबल, इसकी प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है, और इट इज़ टॉलरेबल कि हम किसी ना किसी तरह ट्रेनिंग को अरेंज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। द रेट ऑफ डिफेक्ट रिपेयर इज अंडर एस्टिमेटेड, ये मॉडरेटली होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आपको रिपेयर करने में कितना टाइम लग जाएगा, बट इट इज़ टॉलरेबल। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अंडर एस्टिमेटेड, ये अक्सर होता है। जिसका इट इज़ ऑल्सो टॉलरेबल। द कोड जनरेटेड बाय केस टूल्स इज इनएफिशिएंट, ये मॉडरेट है, और इस ये अगर हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इनसिग्निफिकेंट, राइट। तो आफ्टर रिस्क एनालिसिस वी हैव रिस्क प्लानिंग, विच इज प्लानिंग होती क्या है कि आप ऐसे प्लान बनाएं जिससे या तो आपका रिस्क जो है आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, वो रिस्क आए ही ना, या फिर उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर दें। अब ये कैसे होता है, इसके लिए वो स्ट्रैटेजीज देखते हैं हम। जैसे आप रिक्वायरमेंट चेंज हो गई आपकी ना, सो ड्राइव ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट रिक्वायरमेंट चेंज इम्पैक्ट, मैक्सिमाइज इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इन द डिजाइन। ठीक है, अपने डिजाइन में ना इन्फॉर्मेशन को हाइड करें। जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर को अपडेट करते रहेंगे ना कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कस्टमर को लगेगा कि ये इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है, और कस्टमर जो है वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा, और ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स स्पीड से बताना शुरू कर देगा। ठीक है ना, कस्टमर को तो नहीं पता कि एक्टिविटीज की कैसी डिपेंडेंसी होती है, एक एक्टिविटी के डेज कम है और दूसरी के ज्यादा है, जरूरी नहीं है जिसके कम है उसको कम ही टाइम लगे, हो सकता है डिपेंडेंसी हो। ठीक है ना, कस्टमर को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कस्टमर को बस अपना काम चाहिए होता। ठीक है, तो आपके पास पूरी ट्रेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि अगर ये रिक्वायरमेंट में चेंज करूंगा तो इसका आगे तक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ताकि आप कस्टमर को शुरू में ही बता दें। ठीक है, कि भाई ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, मगर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को उससे इस तरह हाइड करने से ये मुराद है कि कस्टमर को इतना ज्यादा अपडेट ना कर दें कि कस्टमर बोले अच्छा ये तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बड़ी स्पीड से हो रहा है, मैं और ठीक है ना। तो ये माइनर लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आप अपने हद तक ही रखें, कस्टमर के साथ एक्सपोज ना करें। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का सोल्यूशन ये है कि जब अचानक से आपकी सीनियर मैनेजर्स जो है वो अपनी जगह पे नहीं होते, आपकी सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, कोई छोड़ के चला जाता है, तो आपको ये करना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट का जो आइडिया है ना वो बड़ा इंटेलिजेंटली, जो भी आपके बिजनेस गोल्स है कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो मेन फायदा होना है ना वो हमारी आइडिया से होना है, बड़ा इंटेलिजेंटली अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर दें, ताकि जो सीनियर मैनेजमेंट है वो दूसरे काम छोड़ के आपकी बिजनेस आपकी जो है प्रोजेक्ट पे लग जाए। ये आपका काम है कि आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करें, रादर देन आप मुंह मसोड़ के हाथ मोड़ के बैठ जाएं कि नहीं भाई अब तो मैनेजमेंट चेंज हो गई, ये वाली मैनेजमेंट तो मेरे आइडिया को सपोर्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो बड़ा जरूरी है मोटिवेटेड रहना इस तरह की जॉब के लिए, जब आप मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको चीजों को बड़ा पॉजिटिव में, अच्छा भाई सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई कोई मसला नहीं है, मुझे अपना प्रोजेक्ट उनको ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो मेरे प्रोजेक्ट से इंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो उसको बिजनेस उसके बिजनेस गोल्स इतने इंटेलिजेंटली आप आइडेंटिफाई करें कि सीनियर मैनेजमेंट को लगे कि हाँ भाई हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा। ठीक है, और बिल्कुल सीनियर मैनेजमेंट हर तरीके से उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है, जिससे सीनियर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी का ग्राफ स्केल ऊपर जाएगा और अच्छा टर्नओवर मिलेगा। ठीक है, डेटाबेस परफॉर्मेंस, इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अ हायर परफॉर्मेंस डेटाबेस। ठीक है ना, हमेशा पहले से इन्वेस्टिगेट करके रखें कि मैं ऐसा डेटाबेस लूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए जिसकी परफॉर्मेंस हाई हो, ताकि ट्रांजेक्शन्स वाला मसला आए ही ना। अंडर एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम, अच्छा ये जो अंडर एस्टिमेशन होती है ना डेवलपमेंट टाइम की, वो होती क्यों है, वो इस वजह से होती है कि आप कहते हैं अच्छा मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसका ये आइडिया, ये मैं इतने दिन में इंप्लीमेंट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बार बार जो मैं रिसोर्स के वर्ड को इलेबरेट करती रहती हूँ, हर लेक्चर में इलेबरेट करती रहती हूँ, इसी वजह से करती हूँ कि आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि रिसोर्स का मतलब सिर्फ कोडिंग में लगने वाला टाइम नहीं है, रिसोर्स का मतलब सिर्फ प्रोग्रामर्स नहीं है, रिसोर्स में डेवलपमेंट टीम भी आती है, रिसोर्स में नेटवर्किंग टीम भी आती है, रिसोर्स में मैनेजमेंट टीम भी आती है, रिसोर्स में वो स्टेक होल्डर्स भी आते हैं जो आपके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्स में वो हर एक छोटे से छोटा हार्डवेयर भी आता है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब आपको एस्टिमेशन लगानी है डेवलपमेंट टाइम की, तो बहुत जरूरी है कि आप ये देखें इसमें जो हार्डवेयर यूज हो रहा है उस हार्डवेयर को आने में भी तो कुछ दिन लगेंगे, जब वो मेरे पास अवेलेबल होगा तभी तो मैं उस हार्डवेयर पे काम स्टार्ट करूंगा। सो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट बाइंग इन कंपोनेंट्स, इन्वेस्टिगेट यूज ऑफ प्रोग्राम जनरेटर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि इन चीजों में भी टाइम लगता है, अगर आप इन चीजों को भी फोकस करेंगे तो कभी भी आप अपने ट्रैक से आउट नहीं जाएंगे, रिसोर्सेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई प्लानिंग। प्लानिंग के बाद अब चीज आती है मॉनिटरिंग की। मॉनिटर द रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। यहाँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। दुनिया में आपके पास जितने भी रिस्क मैनेजमेंट हो रही है, जितने भी रिस्क हैं, उसमें से सिर्फ 14 से 15% रिस्क ऐसे हैं, सिर्फ 14 से 15% रिस्क ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट से पहले आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये रिस्क आने के चांसेस हैं। बाकी के
बाकी के आपके पास जो 60% रिस्क है वो आप तब आइडेंटिफाई करते हैं जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बचे कितने, 35%, वो आप मेंटेनेंस फेज पे कर रहे होते हैं। जब आप प्रोजेक्ट को इवॉल्व कर रहे हैं ना, तब आप उसको देख रहे हैं कि अच्छा अब ये रिस्क आने के चांसेस है मेंटेनेंस फेज में, अब ये रिस्क आने के चांसेस है मेंटेनेंस फेज में। ठीक है, सो ये आपको और क्लियर होगा जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। So assess some what is risk analysis, what is risk monitoring? Assess each identified risk regularly to decide whether or not it is becoming less or more probable. आपको रेगुलर बेसिस पे असेस करना है कि कब कहीं कोई रिस्क आने के चांसेस तो नहीं बढ़ रहे, कब कौन सा रिस्क आने के चांसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू असेस वेदर द इफेक्ट्स ऑफ द रिस्क हैव चेंज। देखिए कभी ऐसा होता है कि आप मॉनिटरिंग के दौरान देखते हैं कि अच्छा कल ये रिस्क आने के जो है चांसेस भी कम थे और इसके इफेक्ट भी जो है अवॉइडेबल था, लेकिन आज इस रिस्क के आने के चांसेस तो कम है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में ये रिस्क आ जाए तो फिर इसका इफेक्ट जो है ना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। ठीक है ना, तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको मॉनिटर करना होता है। ईच की रिस्क शुड बी डिस्कस्ड एट मैनेजमेंट प्रोसेस मीटिंग्स। ठीक है ना, तो रेगुलर बेसिस पे जो आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस मीटिंग्स हो रही होती हैं उसमें आप बताते हैं कि भाई आज ये रिस्क के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है अगर कल ये रिस्क आए तो फिर ये इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई आज ये रिस्क अगर अगर हो भी जाए तो ये अवॉइडेबल है, ऐसा प्लान है हमारे पास, लेकिन अगर कल को ये रिस्क अगर हो जाएगा तो चांसेस भले कम है, लेकिन अगर आ गया कंपनी में ये रिस्क तो इसके जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, ये हम स्ट्रेटेजीज देख चुके हैं कि किस तरह से हमें मॉनिटर करना है रिक्वायरमेंट चेंज को, और कैसे हमें इंफॉर्मेशन को हाइड करना है। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर हो जाए तो किस तरह से उसके जो है उसको प्रेजेंट करना है, अपना आइडिया डेटाबेस परफॉर्मेंस को पहले से देख लेना है, टाइम को जो है इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉपरली, कि हर छोटे से छोटा हार्डवेयर भी हमें देख के बाय करना है कि इसको कितना टाइम लगेगा इसको लेने में, वो भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है कि भाई हार्डवेयर टाइम भी एक एक्टिविटी है। ठीक है, हार्डवेयर को लेने का टाइम भी एक एक्टिविटी है। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड और अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए आप अगर इसकी फ्लो डायग्राम देखें तो सबसे पहले आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें आप पोटेंशियल रिस्क की लिस्ट बनाते हैं। देन आप एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये रिस्क आइडेंटिफाई जो मैंने करे हैं इनकी प्रायोरिटी क्या है। अच्छा ये प्रायोरिटी अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला रिस्क है उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे जो रिस्क है उसके आने के चांसेस उससे थोड़े कम है लेकिन ज़्यादा है, थर्ड पे जो रिस्क है उसके थोड़े ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस रिस्क के किस सिचुएशन में आने के क्या चांसेस हैं। देन आप उस हिसाब से प्लान करते हैं। प्लानिंग क्या होती है कि या तो आप रिस्क को टोटली अवॉइड कर दें या फिर आप ऐसा प्लान बनाएं कि अगर रिस्क आ जाए तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे कम से कम हो। देन आप मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग वो 60% प्रोजेक्ट्स को देखने वाला काम है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप जब काम करें तो आप कंटिन्यूसली असेसमेंट करते रहें, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें कि आज इस रिस्क के आने के कितने चांसेस हैं, आ जाए तो अवॉइडेबल है या नहीं, कल इस रिस्क के आने के कितने चांसेस हैं, आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यूसली प्लानिंग करते रहते हैं। तो बेसिकली रिस्क मॉनिटरिंग में आप क्या करें, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन के बाद हमेशा रिस्क एनालिसिस वाला स्टेप आता है। तो ये फिर से लूप बैक हो जाएगा कि रिस्क मॉनिटरिंग में आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, देन फिर एनालाइज करेंगे कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, देन फिर प्लान करेंगे, फिर से मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। इस वजह से ये लूप बैक बनाया हुआ। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर फ्लो चार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को आप इस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके पास कुछ रिस्क इंडिकेटर्स हैं। रिस्क इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जब ऐसा मसला आने लगे तो आपको इंडिकेट होने लगता है कि अब रिस्क आ सकता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी रिस्क क्या है, लेट डिलीवरी ऑफ हार्डवेयर और सपोर्ट सॉफ्टवेयर, मेनी रिपोर्टेड टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अगर आपके पास आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी हार्डवेयर की या किसी सपोर्ट सॉफ्टवेयर की डिलीवरी लेट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी रिस्क आ सकता है आपके पास। ठीक है, जब आप ये देख रहे हैं कि मेरे स्टाफ पे जब मैं मीटिंग करती हूँ तो कोई स्टाफ आ रहा है कोई स्टाफ नहीं आ रहा, मतलब इनका मॉरल हाई नहीं है। ठीक है, या फिर आप देख रहे हैं कि टीम में दो लोग आपस में मुंह मसोड़ के बैठते हैं, जब एक आता है ना तो दूसरा दूसरी तरफ बैठ जाता है, जब मैं दूसरे से बात करता हूँ तो पहले को बुरा लगने लगता है। तो आपको नजर आ रहा होता है कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में हर वक्त जॉब अवेलेबिलिटी रहती है, तो हो सकता है कि आपका कोई की स्टाफ मेंबर आपको क्रिटिकल टाइम पे छोड़ के चला जाए, ये एक पोटेंशियल इंडिकेटर है जॉब का अवेलेबल होना मार्केट में।
ऑर्गेनाइजेशनल गॉसिप्स, आपके पास बड़ा मसला होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जिसे कहते हैं ना सियासत चलती है, वो लैक ऑफ एक्शन बाय सीनियर मैनेजमेंट। अब जब एक तो होती है सियासत चल रही है, उसके बाद जब सीनियर मैनेजमेंट इस बात पे कोई एक्शन नहीं ले रही, तो ये एक बड़ा थ्रेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टूल्स, रिलक्टेंस बाय टीम मेंबर्स टू यूज टूल्स। ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस बेसिस पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है ना, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक सीखें। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग नहीं हो रही, लोग सीख नहीं रहे, लोग ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप टूल्स के रिस्क पे खड़े हुए हैं। ठीक है। मैनी रिक्वायरमेंट चेंज रिक्वेस्ट, कस्टमर कंप्लेन, जब आपको कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही है ना, बार 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 रिक्वायरमेंट बार बार वो चेंज करने का बोला, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी के लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। तो ये एक रिक्वायरमेंट रिस्क है। फेलियर टू मीट एग्रीड स्केड्यूल, फेलियर टू क्लियर रिपोर्टेड डिफेक्ट्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कंपनी जो फेलियर्स हैं उनको करेक्ट नहीं कर पा रही है और फिर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पर्टिकुलर स्केड्यूल है जो हमें मीट करना है उसको हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार ऐसा हो रहा है, 2 से 10 दफा ऐसा हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि आप एस्टिमेशन जो है वो प्रॉपर नहीं लगा रहे, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम सही काम नहीं कर रही है। तो ये एक एस्टिमेशन रिस्क होता है। ठीक है। So this is, I think, the end of this session, lecture number 7. Thank you so much for your time. I hope आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।